हेलो दोस्तों, आज लोग हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के बारे में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता क्या है उस बारे में समझते हैं। तो हमारे पास डायग्राम में दिखाया हुआ है जो जीआई ट्रैक्ट है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास क्या क्या होंगे? एक तो लीवर होगा, ये हमारे पास स्टमक है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये हमारे पास जितना भी डायग्राम में दिखाया हुआ है ये पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट है। इसमें हमारे पास पैनक्रियाज भी होगा, तो पैनक्रियाज भी इसी में आता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पर भी किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या जीआई इन्फेक्शन। मोस्ट ऑफ देम इसमें हमारे पास जो इन्फेक्शन होता है वो ऑर्गन होता है लीवर और इंटेस्टाइन। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन मिलता है वो किस में मिलता है? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन। तो हम बात करते हैं आज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली हर दूसरे इंसान को जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे किस तरह से बचा जा सकता है इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? डेफिनेशन क्या है? जीआई इन्फेक्शन यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या है? एक इन्फ्लामेशन है स्टमक का और इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर हम डायग्राम में दिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है? स्टमक है, और ये हमारे पास क्या है? इंटेस्टाइन है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये किसके द्वारा हो सकता है? ये वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, पैरासाइट से हो सकता है, या किसी भी टॉक्सिक केमिकल या फिर मेडिसिन, यानी कि लगातार एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने से या पेन किलर लेने से हमें क्या हो जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन होना, जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन होना स्टमक और इंटेस्टाइन में वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, पैरासाइट के द्वारा, या किसी भी केमिकल या फिर मेडिसिन से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को हम जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं, तो जो हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में ये हमारे पास स्टमक है। तो स्टमक यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं स्टमक है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन है। तो जिसे मैंने मार्क किया है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बीच में मिडिल में मैंने मार्क किया है वो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में जो इन्फेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या होंगे? तो वाटरी डायरिया, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है, यानी कि लूज मोशन हो जाएंगे अगर हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, एब्डोमेन में पेन होता है और क्रैम्पिंग, यानी कि पेट में क्या होती है? ऐठन होती है। एब्डोमेन में, एब्डोमेन का मतलब है पेट, यानी कि पेट में दर्द होगा और पेट में क्या होगी? ऐठन होगी। इसके बाद नोजिया, उल्टी का मन होगा और उल्टी भी होती है इसमें। फीवर होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है इंटेस्टाइन में। अगर बॉडी में कहीं भी किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन होता है तो वो हमें फीवर कोज करता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना। ब्लोटिंग, पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला हुआ या भरा हुआ महसूस होता है। लिथार्जी, वीकनेस होगी, और बॉडी में पेन होगा, बॉडी एक होगा, बॉडी में कहीं पर भी पेन हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स है, इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हमें जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड, यानी कि कौन से ऐसे कारक है जिनके द्वारा ये फैलता है। तो सबसे पहला इसमें जो फैक्टर है वो है हमारे पास चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि वे हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, शॉप का ज़्यादा खाना खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तो इसके कारण बच्चे क्या होते हैं, इसका सबसे बड़ा क्या होते हैं? कारक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, यानी कि सबसे पहले जो होगा वो मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रंस में होता है। दूसरा, पर्सनल हाइजीन, यानी कि साफ सफाई ना मेंटेन करना। फूड, रोड साइड फूड स्टॉल जो लगे हुए होते हैं, जो उनके द्वारा सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, फैलता है। अनकवर्ड फूड, यानी कि अनकवर्ड का मतलब होता है बिना ढका फूड
तो इसके द्वारा क्या हो सकता है, ये जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैल सकता है। नेक्स्ट इसके कोज क्या होंगे, यानी कि किसके कारण हो सकता है। तो फर्स्ट कोज है हमारे पास वायरस। तो वायरस क्या होता है, वायरस से क्या होगा, यदि हम क्या लेते हैं कंटामिनेटेड यानी कि गंदा जो पानी होता है या खाना होता है उसका सेवन करते हैं जो वायरस से क्या होता है संक्रमित होता है, या फिर किसी व्यक्ति के बर्तन हम यूज करते हैं या उसके साथ खाना खाते हैं जो पहले से ही क्या है इस इन्फेक्शन से संक्रमित है, तो ऐसे पर्सन से क्या हो सकता है जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। दोबारा समझ लेते हैं, यदि हमारा जो फूड है, जो हमारा खाना है या पानी है वो वायरस से अगर संक्रमित है तो हमें क्या हो सकता है जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही जीआई ट्रैक्ट से इन्फेक्टेड है उसके साथ अगर हम खाना खाते हैं या उसके साथ हमें जो हमने बर्तन उसने यूज़ किए हैं वे बर्तन हम उसके साथ शेयर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है, इकोलाई हो सकता है। इकोलाई क्या होता है कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। साल्मोनेला, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है ये करता है टाइफाइड। इससे पहले जो लेक्चर है टाइफाइड का उसमें हम इसकी बात की है। तो जो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है इंटेस्टाइन, यानी कि ये किसे इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन में क्या करता है इन्फेक्शन कोज करता है। यदि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, यानी कि उसी कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमसे ही अपना भोजन बनाते हैं या हमसे ही बना बनाया भोजन करते हैं। तो उसमें हमारे पास है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। ये एक टाइप का अमीबा होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज करता है। ये जो बीमारी कोज करता है वो करता है अमीबिएसिस। उस बीमारी का नाम क्या है अमीबिएसिस। अमीबिएसिस में क्या होता है जो स्टूल होगा वो वाटरी हो जाएगा यानी कि डायरिया हो जाएगा। तो ये पैरासाइट क्या करता है डायरिया कोज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकेशंस। तो मेडिकेशन से भी क्या हो सकता है जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यदि हम लगातार एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो उससे हमें क्या हो सकता है जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। केमिकल से कंटामिनेटेड जो फूड होंगे, जैसे कुछ फूड में क्या होते हैं केमिकल्स यूज होते हैं कलर की फॉर्म में, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में, यानी कि उसे बचा के रखने में। तो ऐसे जो फूड होते हैं जिनमें केमिकल यूज होते हैं तो वे भी जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट कब इम्बैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम पोटेशियम जो हमारे ब्लड में होते हैं। तो यदि क्या होता है उल्टी या दस्त हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि उनका लेवल क्या हो जाता है लो हो जाता है। उसमें जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है वो है हमारे पास पोटेशियम और सोडियम। यदि पोटेशियम और सोडियम का ब्लड में कम हो जाना क्या कोज करता है बीपी और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बीपी कम हो जाता है। यानी कि हम एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसे कभी ना कभी उल्टी या दस्त हुए होंगे, तो उल्टी या दस्त होने पर क्या होता है उसका बीपी घट जाता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो उसका कारण क्या है पोटेशियम और सोडियम का उल्टी या दस्त के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाना ज़्यादा मात्रा में, तो उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और उसके लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, हम इलेक्ट्रॉल नाम का एक पाउडर देते हैं। इलेक्ट्रॉल में क्या होते हैं सोडियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, या फिर हम उसे ORS देते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब है तो हम उसे फिर ड्रिप देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है किडनी फेलियर, यानी कि इससे क्या हो सकता है जीआई ट्रैक्ट की वजह से अगर दस्त ज़्यादा हो गए या वॉमिटिंग ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है किडनी फेलियर हो सकती है। क्योंकि सोडियम पोटेशियम या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या वाटर होता है उसे उसमें किडनी ही क्या करती है उसे फिल्टर करती है और दोबारा उसे ब्लड में भेजती है। जो उसमें आवश्यक चीज़ होगी वो ब्लड में भेज देगी और जो अनावश्यक चीज़ होगी वो यूरिन के थ्रू बाहर भेज देगी। लेकिन उसमें फ्लूइड ही नहीं होगा
किसी पेशेंट में अगर फ्लूइड नहीं होगा तो किडनी का फंक्शन बंद हो जाएगा, और किडनी अगर फंक्शन बंद हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, किडनी फेलियर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीवर। फीवर इसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे बॉडी इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन फीवर को कोज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परसिस्टिंग वोमिटिंग, यानी कि लगातार वोमिट रहेगी, और वोमिट लगातार होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि वोमिट में ब्लड आ जाएगा और उस कंडीशन को थोड़ा गंभीर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बोवल मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्शन। बोवल मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्शन एक खतरनाक बीमारी होती है, यानी कि इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन का क्या हो जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जितना भी फूड आप खाओगे ये वापस से रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने से वहाँ पर स्वेलिंग और पेन बहुत ज़्यादा होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, बोवल मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट डायग्नोस। तो हम इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास है हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करके बता सकता है कि इसे जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि वो पेट को क्या करता है, प्रेस करता है, और पेट को प्रेस करने के बाद वो पहचान कर पाता है फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। दूसरा ब्लड कल्चर होगा। ब्लड कल्चर में क्या होगा, अगर इन्फ्लामेशन है तो मैंने आपको सीबीसी की रिपोर्ट्स में बताया हुआ है, अगर किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन होता है तो टीएलसी का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूल टेस्ट, यानी कि हम स्टूल टेस्ट करा सकते हैं, उसकी पोटी होगी वो कल्चर करा सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया या पैरासाइट या वायरस उसमें कल्चर के दौरान डिटेक्ट हो जाएंगे, तो स्टूल टेस्ट से पता लग सकता है। दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या हो सकता है, हम उसकी जो इमेज होगी वो उसकी प्रेजेंस हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में दिख जाएगी इन्फेक्शन की। नेक्स्ट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी एक टाइप का सोनोग्राफी टेस्ट ही होता है, ये क्लियरली मेंशन करने के लिए होता है क्योंकि इसकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती है। तीसरा हमारे पास है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जीआई ट्रैक्ट का ही एक पार्ट होता है लीवर, तो लीवर फंक्शन टेस्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो डायग्नोस करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकेशन। तो मेडिकेशंस में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, तो एंटीबायोटिक्स में हम नॉर्फ्लॉक्स 400 mg दिन में को 2 बार दे सकते हैं, और सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg दिन में को 2 बार दे सकते हैं, और कैलिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में को 2 बार दे सकते हैं। ये एक अडल्ट डोज है, ये एक अडल्ट डोज है। तो ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स हो गई। दूसरा है एंटासिड्स। तो डाइजीन दे सकते हैं दिन में को 3 बार 10-10 ml दिन में को 3 बार दे सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिन में को 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीपीआई। पीपीआई होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, प्रोटोन क्या होता है, एच आयन। एच आयन क्या होता है, प्रोटोन होता है। तो एच आयन क्या कोज करते हैं, एसिड। एच आयन क्या करते हैं, एसिड। तो एसिड को कम करने की जो दवाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। क्योंकि हमारे स्टमक में क्या होते हैं, प्रोटोन पंप ग्लैंड होती है जिनसे प्रोटॉन सिक्रीट होते हैं, और उसे सप्रेस करने के लिए, सप्रेस का मतलब उसे प्रोटोन कम कम करने के लिए, यानी कि वो ज़्यादा सिक्रीट ना करें प्रोटोन को, तो उसे कम करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन होती है उस कैटेगरी को हम बोलते हैं पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर में हमारे पास आएगा पेंटो 40 mg जो सुबह खाली पेट दे सकते हैं, रेबिप्राजोल DSR सुबह खाली पेट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास है, और भी हमारे पास कुछ आते हैं जो एडवांस प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं, वो हमारे पास आता है इसम्प्राजोल जो सुबह खाली पेट दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटोन पंप इनहिबिटर हमारे पास जब अच्छा वर्क करते हैं जब वो खाली पेट होता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी डायरियल दवा भी यूज़ की जाती है, क्योंकि डायरिया होता है इन्फेक्शन में। तो इसमें हम लोप्रामाइड दे सकते हैं दिन में को 2 बार, और एंट्रोकुनाल दे सकते हैं दिन में को 2 बार। फिर पेन किलर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन एक सॉल्ट होता है, तो पेन किलर के लिए इसमें यूज़ होता है। नॉर्मली डाइक्लोफिनेक, और हम दूसरी पेन किलर यूज़ नहीं करते जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। वो इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वे प्रोटोन पंप को क्या कर देती है,
इंक्रीज कर देती है, प्रोटॉन पंप को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जब प्रोटॉन पंप इंक्रीज होंगे तो एसिड ज़्यादा बनेगा, और एसिड ज़्यादा बनने के कारण क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पेन ज़्यादा हो सकता है। तो पेन किलर यहाँ पर क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की पेन किलर यूज होती है, नॉर्मल वाली पेन किलर यूज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है डाइट। तो डाइट में हम क्या ले सकते हैं, डाइट की अगर बात करें तो डाइट में हम ले सकते हैं लिक्विड डाइट होती है, इसमें लिक्विड डाइट ले सकते हैं, या फिर हम फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं, फ्रूट्स में हम ले सकते हैं पपाया, जो एक अच्छा वो काम करता है इसमें स्टमक में। लेकिन डायरिया के टाइम पपाया नहीं ले सकते, फ्रूट्स में ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, तो ये इसमें डाइट रहती है। धन्यवाद। ये हमारे पास जो वीडियो आपके पास जा रही है ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी अपना ट्रीटमेंट स्वयं ना करे। धन्यवाद।